Hello and welcome back to new video. Today's topic is US legislature and US judiciary. Last वीडियो में हम देख चुके हैं US के salient features plus US executive के बारे में. So today we are starting with US legislature. Let's start. ठीक है. सबसे पहली चीज ये देखते हैं यूएस का लेजिस्लेचर कैसा है. यूएस का लेजिस्लेचर बाइकेमरल है. ठीक है, इट्स बाइकेमरल. बाइकेमरल का मतलब क्या है, इसके दो हाउस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सेनेट. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव के बारे में देखते हैं तो ये वीकेस्ट हाउस बोलते हैं इसको. वीकेस्ट हाउस बोलते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ सेनेट ऑल्सो. जैसे कि हमें पता है कि यूएस का फेडरेशन कैसा फेडरेशन है, स्टेट्स ने यानी कि यूनिट्स ने पावर्स दी हैं, डेलीगेट करी हैं पावर्स जितनी उनको लगा कि देनी चाहिए सेंटर के पास. ठीक है. तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इन्होंने अपना जो हाउस है जिसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्ट्रांग बनाया होगा. तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रांग हाउस है और ये वीकेस्ट हाउस है. अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हम देखते हैं 435 मेंबर्स हैं. ठीक है, ये फिक्स है. और इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका रिप्रेजेंटेशन डिफर करता है स्टेट टू स्टेट. क्यों? क्योंकि हर मतलब पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली. तो हर स्टेट की पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं. ये डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, यानी कि इसको सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को. ठीक है. इसका टर्म क्या है, 2 ईयर्स का. ठीक है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टर्म है 2 ईयर्स का. अब आप लोग सोचोगे प्रेसिडेंट का टर्म तो यहाँ पे 4 ईयर्स का था, तो ये सही है ना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और इसमें लेजिस्लेचर में कोई फ्यूजन नहीं है, सेपरेट है. तो इसका टर्म 2 ईयर्स का और इसका 4 ईयर्स का हो सकता है. इट्स पॉसिबल कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का टर्म डिफरेंट हो. ठीक है. और ये भी हम देख लेते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टर्म है वो 3 जनवरी को एंड होता है, 3 जनवरी. ठीक है, ये तब एंड होता है. और दूसरा, इसको स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो मेजोरिटी पार्टी से चूज किया जाता है. ठीक है, ये बहुत नॉर्मल कन्वेंशन है, हर जगह फॉलो होती है मोस्टली. नेक्स्ट हम देखते हैं सेनेट के बारे में. सेनेट को हमने बताया परमानेंट बॉडी. अब परमानेंट बॉडी से हम ये कहना चाहते हैं कि इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट बॉडी. हमारी राज्यसभा की तरह ही काम करती है ये. ठीक है. स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस बोलते हैं हम इसको, ये हमने पढ़ चुके हैं. इट हैज इक्वल पावर्स. क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी इक्वल पावर्स है. अगर हम आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स पे, ठीक है, अमेंडमेंट्स पे या फिर मनी बिल पे, तो इसकी पावर्स इक्वल हैं एज कंपेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, ये टर्म हम देख चुके हैं, इसका टर्म है 6 ईयर्स का. ठीक है. इलेक्शंस आर ऑलवेज हेल्ड ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर. जब भी इसका टर्म एंड होना होता है, न्यू इलेक्शंस होने होते हैं, तो नवंबर का जो फर्स्ट ट्यूसडे है उस टाइम पे इसके इलेक्शंस होते हैं. ये हम देख चुके हैं कि यूएस में ना हर चीज के लिए डेट्स फिक्स्ड है, तो उसी दिन होता है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कंसेंट और इसकी पावर्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट जब अपने सेक्रेटरीज को चुनता है ना, यानी कि अपनी कैबिनेट को जब वो चूज करता है, तो उसको एडवाइस देता है वो सेनेट के पास. तो सेनेट का रेटिफिकेशन बहुत जरूरी है उसके लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, फेडरल कोर्ट के जजेस के लिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, उन सब के लिए सेनेट का जो रेटिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अगर हम सेनेट को कंपेयर करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए या प्रेसिडेंट के कैबिनेट को अपॉइंट करने के लिए, ना ही तो रेटिफाई करने के लिए ट्रीटीज को, लेकिन सेनेट की है. ठीक है. हम आगे चलते हैं. ओके. कमेटी सिस्टम इन यूएसए. यूएसए का कमेटी सिस्टम ना बहुत ही स्ट्रांग है. ठीक है. अब कमेटी सिस्टम से हम क्या कहना चाहते हैं कि जो भी लॉज हम बनाते हैं, जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाती है, वो पार्लियामेंट अकेली नहीं बनाती है ना. पार्लियामेंट को इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं लॉज के अंदर, वो नहीं इतनी टेक्निकल चीजें समझ आती हैं जैसे भी है. तो वो क्या करते हैं कि मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बना के, स्केलेटल बना के पूरा वो दे देते हैं कमिटीज को. अब कमिटीज इसके ऊपर चेक करती हैं कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, सब चीजें. फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट को दोबारा रिकमेंड कर देती है जो भी उनको लगा उसके बारे में. फिर वो तब जाके वो लॉ बनता है. लेकिन जो हमारे इंडिया का कमेटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया, कमिटीज ने कह दिया, रिकमेंड कर दिया, वही होगा. लेकिन यूएस का है. अब यूएस का कैसे है वो देख लेते हैं. यूएस में क्या होता है कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं, पहले इंडिया में और ब्रिटेन में जो बिल इंट्रोड्यूस होता है वो पहले पार्लियामेंट में होता है, यानी कि लेजिस्लेचर में होता है, देन वो कमिटीज के पास जाता है. लेकिन यूएस में ये प्रोविजन है कि बिल डायरेक्टली कमिटीज में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. नॉट नेसेसरी बट यस, हो सकता है.
ठीक है। उसके बाद वो, और ये भी हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में यानी कि कांग्रेस में हुआ है तो कांग्रेस उसको आगे कमिटीज के पास भेज दे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कमिटीज में डायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज यहाँ पे पॉसिबल है, उसको बोलते हैं पिजन होल। पिजन होल क्या होता है? यहाँ पे यूएसए में ना जो बिल है वो डेड हो सकता है कमिटी स्टेट पे ही, कमिटी स्टेज पे, सॉरी, कमिटी स्टेज पे जो कमिटीज हैं वो उसको चेक कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनको कोई भी डिफॉल्ट लगता है तो वो उसको डेड कर सकती है वहां पे। लेकिन यूके, ब्रिटेन एंड इंडिया में ऐसा नहीं होता। ठीक है। आगे चलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं, बट जो भी यूएस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर यूएस में कंप्लीट है। इसका क्या मतलब है? इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं, उनके बीच में फ्यूजन नहीं होता है, सेपरेशन होता है उनके बीच में। तो सेपरेशन यहीं पे आ जाता है कि इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में सेपरेट है। इसकी अलग पावर्स हैं, इसके अलग पावर है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये इसमें नहीं होता, ये सब चीजें। ठीक है, इनकी सेपरेट फंक्शंस है। अब देखते हैं, द टर्म ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर फिक्स्ड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। इसका क्या मतलब है? जब हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, लेजिस्लेचर में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके 2 इयर्स का टर्म है, सेनेट का 6 इयर्स का टर्म है, और एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट का 4 इयर्स का टर्म है। तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, सबका अलग अलग है, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर लेजिस्लेचर से नहीं आ रहा है और लेजिस्लेचर के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव में नहीं जा रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, सेपरेट है बिल्कुल। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये भी चीज हम देख चुके हैं कि नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, हम ये देख लेते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं फिलहाल हम। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमें पता है हमारे इंडिया में गिवन है पार्ट 3 के अंदर, बट यूएस में थोड़ा डिफरेंट है। यूएस में क्या हुआ था, 1789 में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ठीक है, बट उसी टाइम, उसी साल 10 अमेंडमेंट्स हुई थी। ठीक है, उस 10 अमेंडमेंट्स को अगर हम कंपाइल कर दें कलेक्टिवली तो वो बन जाती है यूएस का बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, जो हमारे हमारे इंडिया में अगर बात करते हैं तो इट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यूएस में बात करते हैं तो इट्स बिल ऑफ राइट। और ये कब आया था? 1789 में, जिस साल कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसी साल, और 10 अमेंडमेंट्स हुई थी जिनको कलेक्टिवली बिल ऑफ राइट्स बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स में क्या है? इसके अंदर 10 अमेंडमेंट्स हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट चीज देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना, यूएस में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। ठीक है, यूएस के बिल ऑफ राइट में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंडिया से तो ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली किसी भी उसमें नहीं, फंडामेंटल राइट में नहीं दिया हुआ है। ये आता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ज्यादातर इसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ेंगे, बट इतना ही देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंदर इवॉल्व होके विद टाइम इवॉल्व होके ये जो राइट है इसके अंडर आता है। ठीक है, बट यूएसए में एक्सप्लिसिटली गिवन है बिल ऑफ राइट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड राइट यूएस का, यानी कि सेकंड अमेंडमेंट बोलते हैं, राइट टू कीप आर्म्स एंड गन्स। ये थोड़ा डिफरेंट है यूएस में। यूएस में राइट है सिटीजन्स के पास कि वो आर्म्स को रख सकते हैं, गन को रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे कि कोई कमोडिटी हो उसको सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, बट इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, इसके लिए कोई लीगल राइट्स नहीं बनाए गए हैं कि अपने पास वो लोग ये गन्स वगैरह रख सकते हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैंड जूरी क्या होता है। ग्रैंड जूरी के बारे में देखते हैं। इंडिया में ना, सॉरी, यूएस में 5th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया है कि वहां पे गारंटी दे दिया है कि जो एक्यूज होगा, ठीक है, जिसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया होगा, उसको हम जज करेंगे विद ग्रैंड जूरी। ग्रैंड जूरी का क्या मतलब है कि नॉर्मल पीपल, जो रैंडम पीपल है ना, कॉमन पीपल है, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनमें से किसी को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को, और वो वहाँ पे इनकी जुडिशियल एक्टिविटी में पार्ट लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है कि नहीं है, उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, ग्रैंड जूरी के जो मेंबर्स हैं ना वो 6 to 12 हो सकते हैं, और अगर ऑफेंस जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है तो थोड़े से ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ठीक है, अब हमें पता है इंडिया में आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसमें क्या फर्क है? ये यूएस का है और ये हमारे इंडिया का है।
इनमें फर्क देख लेते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है? ड्यू ऑफ लॉ, ड्यू ऑफ लॉ क्या होता है? जस्टिस, यानी कि जो भी लॉ बन रहा है वो जस्ट होना चाहिए, यानी कि फेयर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी बस एग्जीक्यूटिव को चेक करे कि एग्जीक्यूटिव ने जो एक्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उन्होंने वो चेक करेंगे कि जो लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम किया है कि नहीं एग्जीक्यूटिव ने। लेकिन अगर लॉ ही गलत बना है तो वो कौन चेक करेगा ना, वो कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, कि जो लॉ बना है वो जस्टिस है भी या नहीं है लोगों के साथ, है ना। तो वो ये चेक करेंगे कि लॉ फेयर है भी कि नहीं है। लेकिन प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में उल्टा है। क्या? कि जुडिशरी यहाँ पे चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव ने जो काम किया है वो अगर लॉ जो बना है उसके अकॉर्डिंग किया है तो इट्स फाइन। वो ये नहीं देखता है कि लॉ हमारा जो है वो फेयर है भी कि नहीं है, क्या वो लोगों की, सिटीजन्स की लिबर्टी को ले रहा है वापस उनसे। तो ये चीजें वो चेक नहीं करता है। लेकिन इंडिया में ये चीज इवॉल्व हुई है कैसे? मेनका गांधी केस के बाद इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ यूज नहीं होता है, बट फॉर्मली वहां पे कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं कहा है कि ये यूज होगा या जैसे भी है, इसका नाम नहीं लिया, बेसिकली इसका नाम नहीं लिया। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर ही कोर्ट ने ये बोल दिया है कि इसमें लॉ का ड्यू चेक करेंगे कि लॉ जो है वो जस्ट है भी कि नहीं है। पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव का चेक कर रहे थे कि लॉ जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ किया है, एक्ट किया है कि नहीं किया है, लेकिन अब वो ये भी चेक करेंगे कि लॉ जस्ट है भी कि नहीं। तो बिना फॉर्मली इसका नाम लिए इन्होंने यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जब हम आ जाएंगे उस चैप्टर पे। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द राइट टू प्रॉपर्टी। इंडिया में हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था 44th अमेंडमेंट के बाद, 44th अमेंडमेंट के बाद 1978 में। ठीक है, बट अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में ये स्टिल बिल ऑफ राइट्स के अंदर आता है, यानी कि फंडामेंटल राइट ये स्टिल है, और बिल्कुल राइट कंपनसेशन दी जाती है अगर उनसे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर रही है गवर्नमेंट तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीडी ट्रायल के बारे में क्या कहते हैं। यूएस में 6th अमेंडमेंट में ये बात करते हैं स्पीडी ट्रायल की। ठीक है, जो जो भी हमारा एक्यूज है उसको एक्यूजेशन का नोटिस मिलना चाहिए, इसके इसके अंडर प्रॉपर नोटिस। उसको विटनेस अपने फेवर में विटनेस लाने के लिए प्रॉपर टाइम वगैरह मिलना चाहिए उसके फेवर में। फिर उसको जो लीगल काउंसिल है उसकी चॉइस का वो चूज करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं ये एक्सप्लिसिटली गिवन है यूएस के अंदर। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये राइट ना एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है, ये गिवन है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके अंडर ये गिवन है ना। तो ये आर्टिकल 21 जो है बहुत बार इवॉल्व हुआ है हमारे, इसके अंदर जुडिशरी बहुत सारे राइट्स को शेल्टर देता ही रहता है, तो ये भी हम उसमें ही करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। बट इतना समझ लो कि आर्टिकल 21 के अंडर दिया हुआ है ये राइट जो यहाँ पे हमने बात करी है स्पीडी ट्रायल की, लेकिन यूएस में ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है बिल ऑफ राइट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राइट्स विच आर गिवन बाय नेचर। 9th अमेंडमेंट जो है यूएस का वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स के अंदर राइट्स दे दिए हैं सिर्फ वही नहीं है सिटीजन्स के पास, उनके उनके सिटीजन के पास प्रॉपरली उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ नेचुरल राइट्स भी हैं जो कि उनसे वापस नहीं लिए जा सकते कभी, जो नेचर ने उन्हें दिए हैं और यू कैन से गॉड ने उन्हें दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जरा जुडिशरी के बारे में। ठीक है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है यूएस में, कोई उन्हें नहीं पता कि क्वालिफिकेशन का कोई मेजर नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और जुडिशरी को अपॉइंट कैसे करते हैं? प्रेसिडेंट जो है उनके नाम एडवाइस करता है सेनेट के पास, उसकी रेटिफिकेशन के लिए भेजता है, तो सेनेट वहाँ पे रेटिफिकेशन करता है। कैसे करता है? जो सेनेट की जुडिशियल कमेटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। कैसे? ये देखो, यहाँ पे जुडिशियल कमेटी क्या करती है, उन जजेस से फेस टू फेस बात करती है। ठीक है, उनका बैकग्राउंड चेक करती है, फेस टू फेस बात करेगी पहले। ठीक है, फिर बैकग्राउंड भी चेक करती है, और वो साथ में जो पब्लिक है, जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको भी ये कह देती है कि उन जजेस के बारे में अगर किसी को पता है कुछ भी उनके बैकग्राउंड के बारे में या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो विद प्रूफ वो सबमिट कर सकती है सेनेट में।
ठीक है, इनसे जजेस से ये लोग जुडिशियल कमेटी क्वेश्चंस भी पूछती है, ग्रिल भी करती है, उनसे सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछती है कि वो आगे किस तरह काम करेंगे, उनको है ना सिचुएशंस देके कि अच्छा ठीक है बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, ये सब चीजें। ठीक है, तो इस ये सब ये क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई इंटीग्रल मतलब इंटीग्रिटी वाला मैन ही आए जुडिशरी में जज बने। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। बाकी हम देखते हैं कि इसका टेन्योर कैसे फिक्स, जुडिशरी का टेन्योर फिक्स नहीं है, रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं है। अगर वो रिटायर्ड होते हैं 70 ईयर्स ऑफ एज के बाद, तो उनको जो सैलरी और पर्क्स मिल रहे थे जब वो काम कर रहे थे एज अ जज, वो सेम मिलेंगे उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी, बट अगर वो 70 ईयर्स के बाद रिटायर हो रहे हैं तो। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम है, इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। यूएस में अमेंडमेंट दो तरीकों से होती है। अब दो तरीके कौन से हैं? प्रपोज बाय कांग्रेस एंड प्रपोज बाय स्टेट्स। ठीक है, स्टेट मतलब यूनिट जो वहां की हैं। तो कांग्रेस से पहले देखते हैं, जब प्रपोज बाय कांग्रेस होता है ना, तो कांग्रेस इसको 2/3 की मेजोरिटी से इसको प्रपोज करती है, पास करती है। दोनों हाउस, हाउस हमारा लोअर हाउस भी करता है इसको, और हमारा यहाँ पे जो सेनेट है वो भी करता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये इसको भेजते हैं स्टेट्स के पास, और ये चाहते हैं कि कम से भी कम 3/4 ऑफ स्टेट्स इसको पास करते हैं। ठीक है, तब जाके वो अमेंडमेंट होता है। लेकिन दूसरा केस ये भी है कि अगर स्टेट्स ने प्रपोज किया अमेंडमेंट तो क्या होता है? जब स्टेट्स अमेंडमेंट प्रपोज करती है ना, तो ये चेक करते हैं कि 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ स्टेट्स ने एटलीस्ट उसको प्रपोज करना चाहिए। फिर जाता है ये कांग्रेस के पास, कांग्रेस इसको चेक करती है, यानी कि जो वहाँ का लेजिस्लेचर है वो उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद वो उसको रेटिफाई करने के लिए मतलब उसको वहाँ पे अपना मेजोरिटी से पास करता है, और फिर से रेटिफिकेशन के लिए स्टेट के पास भेजता है, और फिर स्टेट को इस अमेंडमेंट को 3/4 की मेजोरिटी से रेटिफाई करना होता है। तो समझ आया, सबसे पहले प्रपोज बाय कांग्रेस, कांग्रेस इसको प्रपोज करती है तो 2/3 की मेजोरिटी से करती है, और फिर उसके बाद स्टेट के पास भेजती है, तो स्टेट से ये चाहते हैं कि 3/4 एटलीस्ट इसको रेटिफाई करें स्टेट्स। ठीक है, अगर स्टेट प्रपोज करती है तो प्रपोजल एटलीस्ट 2/3 ऑफ द स्टेट्स ने इसको प्रपोज करना चाहिए, फिर कांग्रेस को इसको अपनी उसी मेजोरिटी से पास करती है, और फिर स्टेट्स के पास भेजती है, स्टेट्स फिर से इसको 3/4 की मेजोरिटी से इसको पास करेंगे, तब जाके ये अमेंडमेंट बनता है। तो यूएस में 225 ईयर्स तक, यानी कि अभी तक 27 अमेंडमेंट्स ही हुए हैं बस। तो इससे हम ये देख सकते हैं ये कितना रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक बार ये देख लेते हैं इंडिया में क्या होता है। इंडिया में ना जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, दोनों मतलब मिक्स होकर चलता है। बट अगर अगर हम यूएस से कंपेयर करते हैं तो, लेकिन इंडिया में ना पार्लियामेंट ही करता है इसको प्रपोज, स्टेट्स नहीं करते हैं। ठीक है, बट हाँ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इंडिया में जिनमें हमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की वो चाहिए होता है, मेजोरिटी चाहिए होती है, उनसे रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उनका कंसेंट चाहिए होता है। तो वो है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, लेकिन सारे अमेंडमेंट्स तक हमें स्टेट्स तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, वो पार्लियामेंट अपने आप करके खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं, ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।